हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका कंसेप्ट ऑफ के इस फर्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी कोरोना के इस पैंडमिक एरा में अच्छे से डील कर रहे हैं अपनी लाइफ को और सभी स्वस्थ हैं। कंसेप्ट टॉप के बारे में अगर बात करें तो मैं आपको पहले ही बता दूं, इस कंसेप्ट टॉप में हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे जैसे हमने अभी तक अपनी पुरानी वीडियोज़ में किया है, बल्कि कंसेप्ट टॉप में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की और कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट्स की जो सिलेबस से फिज़िक्स के पर्टिकुलर सिलेबस से थोड़ी डिफ़र होती है। तो पर्टिकुलरली इसमें मैं बात करूँगा जो कुछ स्टूडेंट्स अपने कुछ क्वेश्चंस अपने व्यूज़ रखना चाहते हैं कि पर्टिकुलर हमें ये कंसेप्ट समझ में नहीं आता, इवन वो हायर फिजिक्स रिलेटेड हो या बेसिक फिजिक्स रिलेटेड हो, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन मेरे पास एक क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन है कहीं से आदित्य सिंह चौहान का। वो पूछते हैं कि सर इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन -q2 + q होती है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये जो भेजा आदित्य सिंह चौहान ने। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जानने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए उन सभी टॉपिक्स को लेकर के जो टॉपिक्स या जो फैक्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थियों की ये प्रॉब्लम होती है कि ऐसा ही क्यों है, और मोस्टली कब होती है? साइंस को पढ़ते टाइम पर, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथमेटिक्स को पढ़ते टाइम पर। कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर बेसिक फिजिक्स की बात करें तो उसमें कंसेप्ट है कि हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज फ्लो होने की डायरेक्शन को ही क्यों मानते हैं। ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है, फैक्ट है, जिसमें काफ़ी इसको हजम करने में काफ़ी दिक्कत होती है कि भाई ऐसे क्यों मानेंगे, क्यों हम नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी डायरेक्शन की और हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्यों नहीं मानते हैं, अपोजिट क्यों मानते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन ये हो जाता है। और भी क्वेश्चन है जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता ही क्यों मानते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं मानते कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव चार्ज में एंटर करें और नेगेटिव चार्ज से बाहर निकले, जबकि इसका उल्टा है कि नेगेटिव चार्ज से में जाती है और पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है। सो इन सभी जो ये फैक्ट्स हैं, इनके पीछे का रीज़न क्या है कि हम ऐसा ही क्यों करते हैं। हैंड टू हैंड एक फैक्ट ये भी हम इसमें समझ सकते हैं कि अगर 12th फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो उसमें एक हम कंसेप्ट समझते हैं कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, धन परीक्षण आवेश की हम उसमें परिकल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कि पॉजिटिव चार्ज के पास कोई हम अगर एक्सपेरिमेंट करें तो हम उसके पास में कोई एक बहुत छोटा, जिसकी मैग्नीट्यूड बहुत बहुत कम हो, वो उसके पास रख देते हैं और उससे वो रिपल होता है। सो अगर हम पॉजिटिव चार्ज के पास कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें, तो वो उससे रिपल होगा, और अगर हम उसको नेगेटिव चार्ज के पास रखें तो उसकी ओर वो अट्रैक्ट होगा। तो हम ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर ही क्यों करते हैं, नेगेटिव चार्ज को लेकर के क्यों नहीं करते, नेगेटिव टेस्ट चार्ज को लेकर क्यों नहीं करते। एक ये भी बेसिक से दिक्कत बन जाती है। सो इस कंसेप्ट टॉक के फर्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सभी क्वेश्चंस को लेकर के, और इन सभी क्वेश्चन का बेसिक जो मुझे आइडिया लगा कि बनानी चाहिए वो इस क्वेश्चन से लगा जो आदित्य सिंह चौहान ने भेजा है। ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल है, वो एकदम से फैक्चुअली बताया जा सकता है, लेकिन उससे पहले इन सभी फैक्ट्स को पचाने के लिए अगर हम फिजिक्स की थोड़ा हिस्ट्री में जा कर के देखें तो वो ज़्यादा आसान होगा समझने के लिए कि ये फैक्ट ऐसे क्यों हैं, क्यों माने जाते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आप कुछ टीचर्स लोग या कुछ वैज्ञानिक बताते हैं कि आपको साइंस पढ़ते टाइम पर बहुत सी चीज़ें ऐसे ही मान लेनी होती है जैसे वो हैं, उन पे किंतु परंतु, व्हाट, वाई, वेयर, ये क्यों, कहाँ, कैसे आया, क्या है, वहाँ पे हम ये बात नहीं करते हैं। जैसे अगर आप एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछो तो टीचर बोलेगा कि नहीं भाई, कि इसका कोई फैक्ट नहीं है, ऐसे ही मान लिया गया है कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को ही हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बोलेंगे, इसके पीछे कोई मैकेनिज्म या कोई ऐसी साइंटिफिक रीज़न नहीं है। सो ऐसा क्यों कहा जाता है, या क्या इसके पीछे वास्तव में कोई रीज़न है, तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। सो इन सभी बेसिक फैक्ट्स को समझने के लिए थोड़ा फिजिक्स की हिस्ट्री में चलते हैं, और बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक विद्युत स्थितिकी की जो बेसिक हिस्ट्री है, इतिहास, उसके बारे में बात करते हैं।
बात हम करते हैं लगभग 600 BCE की, 600 BCE की। जो क्रिश्चियन एरा जहाँ से स्टार्ट होता है उससे 600 साल पहले की हम बात करते हैं। उस टाइम पर एक काफ़ी फेमस एक फिनोमेना थी, इवेंट था, वो जाना जाता था 7 सेक्स ऑफ यूनान और ग्रीस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7 सेक्स ऑफ ग्रीस। शायद आपने ये नेम सुना भी होगा कि जो ग्रीस के 7 साधु थे उनके बारे में। साधु क्या, फिलोसफर्स थे, काफ़ी उस टाइम के इंटेलेक्चुअल पर्सन्स जो ग्रीस में थे। इस एरा की मैं बात कर रहा हूँ, 600 BCE की बात कर रहे हैं। इस एरा में 7 ऐसे महान ग्रेट क्या ग्रेटेस्ट बोलते हैं, ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं हम उनको, फिलोसफर्स पैदा हुए। एक ही सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, 600 BCE की, जिन्होंने बहुत सी फिजिकल साइंस और इवन मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस में काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया और फिलॉसफी में तो किया ही किया। तो उनमें से 7 सेक्स जो थे उनमें से एक काफ़ी फेमस सेक्स जिनका नेम थेल्स है, और वो ग्रीस के किसी एक पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते थे जिसको मिलेटस बोला जाता है। आप नेट पे सर्च करोगे तो मिलेटस एक सिटी है ग्रीस में, यूनान में, तो वो वहाँ से बिलोंग करते थे, वहाँ वो उनका बर्थ प्लेस है। तो अगर हम बात करें 7 सेक्स ऑफ ग्रीस की, उनमें से अगर कुछ के नाम मैं रिकॉल कर पाऊँ अभी, तो उनके नाम में से कुछ एक थे क्लोबलस थे, और ये थे जहाँ तक मेरा ध्यान है लिंडोन के, आई थिंक, हाँ लिंडोन एक सिटी है ग्रीस में, ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। क्लोबलस तो एक सेग ये थे। दूसरे सेग की हम बात करें तो उसमें एक चिलॉन नेम के एक दूसरे सेग थे जो बिलोंग करते थे, जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ इनको, आई थिंक स्पार्टा से बिलोंग करते थे या नो एथेंस, यस एथेंस से बिलोंग करते थे ये। एथेंस आप जानते हो, एथेंस में भी एक फेमस सिटी है जिसको हम सिप्रस बोलते हैं। आपने शायद इसका नेम सुना हो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मूवी शूट होती रहती है, सिप्रस। तीसरे अगर हम सेग की बात करें तो तीसरे सेग जो थे वो थे सोलोन। सोलोन की फ़िलासफ़ी की काफ़ी बुक नेट पे अवेलेबल है, उनको आप पढ़ सकते हो वहाँ से। तो सोलोन भी काफ़ी फेमस एक सेग थे उन 7 में से, और ये बिलोंग करते थे स्पार्टा से। स्पार्टा एक सिटी है वहाँ पर ग्रीस में। चौथे की हम बात करें तो चौथे इसमें 22 थे, 22 नेम के जो बिलोंग करते थे, ये काफ़ी फेमस है 22 भी, ये प्रिंस है, प्रिंस सिटी से बिलोंग करते थे। और इससे बात करें बाकी हम इसमें एक तो थेल्स हैं ही ये जिनकी हम बात करेंगे अभी डिटेल में। थेल्स ये थे मिलेटस से, मिलेटस सिटी से, ठीक है। और हम बात करें नेक्स्ट की तो इनमें से एक नेक्स्ट थे हमारे पास पेरिएंडर उनमें से कोई एक थे। और पेरिएंडर की जो सिटी है, इस सिटी में शायद मैं रिकॉल अभी नहीं कर पा रहा हूँ, चलिए देखेंगे आगे, आप नेट पर सर्च कर सकते हो वैसे। और इनमें से एक जो सेग है सातवें, इसमें सिलेबलस हो गया है, चिलोन, सोलोन, 22, थेल्स, पेरिएंडर। चलिए अभी याद आएगा तो मैं उसको लिख पाऊँगा। ऐसे पिटोकस, आई थिंक पिटोकस, यस ये थे पिटोकस। और पिटोकस की जो सिटी थी वो थी मिटिलस, यस मिटिली, इस तरीके से कुछ प्रोनाउंसिएशन निकलता है, मिलिटरी वगैरह। तो ये 7 साधु थे। इनमें से जो थेल्स थे, चार्ल्स थेल्स, वो मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट, केमिस्ट और साइकोलॉजिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग तो फिलोसोफर थे ही अपने आप में। तो हम बात करते हैं थेल्स से क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत ज़्यादा है। तो फिलोसोफर थेल्स ने क्या बताया था उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले जहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक का इवोल्यूशन हुआ वो माना जाता है थेल्स के एक इवेंट्स, उनके लाइफ में एक इवेंट घटा थेल्स का। क्या इवेंट था वो इवेंट ये था, उन्होंने देखा अपने टाइम पर कि अगर हम कांच की रोड को
फर से रगड़ें, कोई भी कांच की रोड हो, ग्लास रोड, और उसको अगर हम फर से रगड़ें, फर जैसे कोई भी किसी भी एनिमल की खाल, एक तरह खाल को आप बोल सकते हो फर, उससे हम रगड़ें तो क्या होता है, तो ग्लास रोड क्या होती है, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगती है। ये सबसे पहले बताया था थेल्स ने। ओकेजनली ये हो चुका होगा उनसे, क्योंकि उस टाइम पर इतना एवोल्यूशन तो था नहीं फिजिक्स का कि वो उसको रिलेट कर पाते इलेक्ट्रिसिटी से, लेकिन वेरी फर्स्ट जो ये ध्यान रखना, काफ़ी बहुत पहले की बात है ये, 600 में से 400 साल और ऐड करेंगे तब जाकर के जीरो आएगा, जीरो एडी आएगा। उसके बाद में अब चल रहा है 2021 2021, तो 2021 साल तो ये हो चुके हैं और उससे पहले 400 साल और हैं, तो 2021 और इसमें अगर हम 400 साल को अगर ऐड करें तो इतने साल हो चुके हैं इस फिनोमिना को। 2421 साल पहले की बात है, थेल्स ने जब फर्स्ट ली जाना था कि हम ग्लास रोड को, कांच को अगर हम खाल से, किसी खाल से रगड़ दें तो कांच की रोड के अंदर प्रॉपर्टी आ जाती है कुछ हल्के टाइनी सब्सटेंसेस को, लाइक पेपर को और लकड़ी के छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की। वहाँ से शुरुआत मानी जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, कि ऐसी क्या प्रॉपर्टी ग्लास रॉड के अंदर आ चुकी है कि वो अलग न्यूट्रल पार्टिकल्स को या कुछ सिंपल अलग पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। इसलिए जो सारा ऐसा क्रेडिट दिया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो क्रेडिट दिया जाना चाहिए और दिया जाता है वास्तव में वैज्ञानिक थेल्स को। इसलिए मिलेटस जो सिटी है वो काफ़ी फेमस भी हो चुका था, क्योंकि थेल्स जो फिलॉसफर थे वो वहाँ से बिलोंग करते थे। इसके बाद लगभग एक से 1,500 साल बाद एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स तो और भी करते बहुत सारे साइंटिस्ट ने किया है, लेकिन जो काफ़ी फेमस हुआ उसमें और भी साइंटिस्ट ने जो बात बताई, वो एक बात बताई लगभग 1600 AD में, 1600 AD में। ये 1600 AD ऐसे ही है, 2021 चल रहा है, तो अब से लगभग 400 साल पहले की बात है। और ये तब की बात है जब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एग्जिस्ट करती थी इंग्लैंड में, ठीक है। तब की बात है। उस टाइम पर एक बहुत बड़े फिजिशियन हुए जिनका नेम है, शायद आपने सुना हो, गिलबर्ट। उनके एक काफ़ी फेमस बुक भी है, ये भी नेट पे अवेलेबल है, डी मैग्नेट नेम से। मैग्नेट के बारे में इन्होंने काफ़ी क्रिएटिविटी दिखाई मैग्नेट के बारे में और उसके बारे में बताया। तो जो वैज्ञानिक गिलबर्ट थे, इनको माना जाता है कि ये क्वीन एलिजाबेथ, जैसे इस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है ना, अलेक्जेंडर मैरी सेकंड जो इंग्लैंड की इस टाइम पे महारानी है, क्वीन है यूके की, वैसे ही उस टाइम पर जो क्वीन थी इंग्लैंड की, यूके की, वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी। उसके बाद तो तमाम सारे क्वीन और किंग्स आए हैं, लेकिन जैसे इस टाइम पे मैं इसलिए इसको ऐसे बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ कि अच्छा ये उस टाइम की फिनोमिना है, ठीक है। तो उस टाइम पर लगभग 1600 सेंचुरी की बात है, 1680 की बात है, एनो डोमिनी की, जब उस टाइम में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एग्जिस्ट करती थी। उनके जो पर्सनल एक गिलबर्ट फिजिशियन थे, वो भी एक तरीके के फिलॉसफर ही थे, लेकिन उनको साइंस में ज़्यादा रुचि थी। वो बताते थे कि एक्चुअली जो थेल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, केवल ग्लास रोड ही अट्रैक्ट नहीं करती है छोटे छोटे पार्टिकल्स को, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं अगर उन सब्सटेंसेस को हम रब कर दें किन्हीं चीज़ों से, ठीक है। जैसे उन्होंने किन किन का एक्सपेरिमेंट किया। एम्बर एक सब्सटेंस होता है, आपने अपनी 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा एम्बर के बारे में। एबोनाइट के बारे में आपने पढ़ा होगा, एबोनाइट। सल्फ़र के बारे में आपने सुना होगा, सल्फ़र के पीस को अगर हम रगड़े किसी से तो उसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टी आ जाती है। सो उन्होंने ये बताया कि केवल ग्लास रोड ही नहीं है जिसको जो रब करने पर अट्रैक्ट करेगी छोटी छोटी पार्टिकल्स को, और भी सब्सटेंसेस हैं। और जब ये बात बताई उन्होंने तो उस टाइम पर फिर बहुत से साइंटिस्ट इस फिनोमिना को समझने में फिर लग चुके कि अच्छा ये सब्सटेंस कहते हैं तो और भी क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड हो सकती है, इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस चीज़ को या अट्रैक्ट करने की जो ये टेंडेंसी है सब्सटेंसेस की, उसको कैसे समझा जा सकता है प्रिसाइसली। सो ये बात है तब की। और
क्योंकि इस टाइम पे कोरोना पेंडेमिक है, तो इससे अगर हम इस चीज़ को लिंक करें तो उस टाइम पर आप हिस्ट्री खोल कर देखोगे या सर्च करोगे नेट पर, तो जो डॉक्टर गिलबर्ट थे ये, इनके बारे में काफ़ी फेमस एक बुक लिखी गई है जिसमें डी मैग्नेट में भी इनका जिक्र है इस वाली बात का, कि जो इनकी डेथ हुई थी लगभग 3 साल बाद में, 1600 AD के बाद में, उस टाइम पर बुबोनिक प्लेग फैला था इंग्लैंड में बहुत बुरी तरीके से, और इस प्लेग में ये इन्फेक्टेड हो चुके, तो इनकी डेथ इसकी वजह से ही हुई थी। मैं इसको इसलिए ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि इस टाइम पे कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, ताकि आप चीज़ को रिलेट कर पाओ कि अच्छा उस टाइम की बात है जब प्लेग फैला था, बुबोनिक प्लेग फैला था, और इतना ज़्यादा ये सिवियर था, इतना ज़्यादा कंटेजियस था कि उस टाइम पर इंग्लैंड की जो ओवरऑल पॉपुलेशन थी उसका लगभग बताते हैं 1/4 जो पॉपुलेशन है वो मर चुकी थी इस बीमारी से। 1/4 क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन वर डेड ड्यू टू दिस प्लेग, बुबोनिक डिसीज। तो उस टाइम के बाद गिलबर्ट भी इस चीज़ का शिकार हुए और वो एक्सपायर हुए इस बीमारी से। तो अभी तक हमने ये देखा कि गिलास रोड ही नहीं है, बहुत से सब्सटेंसेस हैं जो अट्रैक्ट करते हैं इन प्रॉपर्टी को। और ये जो थेल्स ने बताया था कि ये सब्सटेंस क्या कहते हैं गिलास रोड अट्रैक्ट करता है, उसी टाइम पर ये जो एम्बर, मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया एक्चुअली जो गिलबर्ट ने बताया था, गिलबर्ट ने केवल ये 3 ही सब्सटेंसेस नहीं बताए हैं, और भी सब्सटेंसेस में एक्सपेरिमेंट किया कि वो भी रगड़ देने पर अट्रैक्ट करते हैं। एम्बर के बारे में तो थेल्स के टाइम पर भी पता था कि एम्बर भी अट्रैक्ट करता है, ग्लास रोड भी अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो और उस टाइम पर जो ये डॉक्टर गिलबर्ट थे, डॉक्टर गिलबर्ट की अगर हम बात करें तो उन्होंने, क्योंकि ये जो थेल्स था वो बिलोंग करते थे ग्रीस से, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि एक रेफरेंस बना रहे, ग्रीस से, जो इस टाइम पे यूनान कहलाता है, ठीक है, वो वहाँ से बिलोंग करते थे। जो जितने वर्ड्स लेते थे वो अपनी ग्रीक लैंग्वेज से लेते थे समझाने के लिए, ठीक है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल लिया था एम्बर का, ठीक है। तो एम्बर जो ये वर्ड है, ये वर्ड एक्चुअली कॉइन किया था गिलबर्ट ने। किसके लिए कॉइन किया था? जो थेल्स और थेल्स ने बताया था कि वो सब्सटेंसेस जो अट्रैक्ट करते हैं उनमें क्या है। तो जैसे एम्बर को ग्रीक लैंग्वेज में एक्चुअली बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये आपको जरा ध्यान रखना है इस बारे में, काफ़ी इंटरेस्टफुल बात है। ग्रीक लैंग्वेज में एम्बर जो सब्सटेंस होता है इसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और दूसरा इसी का इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है ग्रीक लैंग्वेज में एम्बर को। वहाँ से कॉइन हुआ वर्ड इलेक्ट्रॉन, जो हम आज बहुत नॉर्मली बेसिकली सब लोग जानते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन है। इन सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स में जो इलेक्ट्रॉन का इवोल्यूशन हुआ कि इसको हम इलेक्ट्रॉन वर्ड बोलेंगे, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल को वेरी फर्स्ट इस संसार में, इस यूनिवर्स में पहली बार इलेक्ट्रॉन वर्ड यहाँ कॉइन हुआ था, जो एम्बर से रिलेट करता है कि अच्छा एम्बर अट्रैक्ट करता है, जैसे ग्लास रोड अट्रैक्ट करती है वैसे एम्बर भी अट्रैक्ट करता है सब्सटेंसेस को। तो एम्बर को उन्होंने अपनी लैंग्वेज में देखा कि ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, किसने? गिलबर्ट ने देखा कि ग्रीक लैंग्वेज में क्या कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन बोला गया, और वहीं से इसका नेम कॉइन हुआ इलेक्ट्रॉन। और कैसे इसको आगे रिलेट करेंगे वो हम आगे देखते हैं इसमें। इसके बाद जो एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ, जो काफ़ी इस टाइम पर बुक्स में नहीं होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी इंटरेस्टफुल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ छुपा दी जाती है गवर्नमेंट की ओर से, और कुछ इनका इतिहास मिलता भी नहीं एक्चुअली बुक्स में। तो इस टाइम तो बहुत सबसे अच्छी चीज़ गूगल है आपके पास, विकिपीडिया है, वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो हिस्ट्री है, तो शायद वहाँ से थोड़ा मटेरियल मिल पाए हमें, ठीक है। सो मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स जो है विकिपीडिया से लिए हैं, ताकि एग्जैक्टली जो ट्रू बात है वो मैं पता कर पाऊँ और आपको बता पाऊँ, ठीक है। कोई मेरे पे क्लेम ना करे कि ये बात कि ऐसे नहीं है, क्योंकि ये जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ यहाँ पर वो मैंने गूगल से उठाए हैं, ओके। मैं आपको सोर्स दे सकता हूँ इसके, सो अगर आप इंटरेस्ट हो तो इसमें। चलिए तो बात करते इसके बाद में, लगभग बात है इस टाइम पे 1666 की। 1666 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए, वैज्ञानिक क्या दीजिएगा, फिजिसिस्ट बोल दीजिएगा, उनका नाम था स्टीफन ग्रे।
स्टीफन ग्रे नेम के एक फिजिसिस्ट हुए। इनके बारे में लगभग बहुत से लोग नहीं जानते हैं स्टीफन ग्रे के बारे में, लेकिन अगर आप नेट पे इनके बारे में सर्च करोगे तो देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल देयर। एक काफ़ी अच्छे जिस लेवल में आप आइजैक न्यूटन सर को डालते हो उसी लेवल में स्टीफन ग्रे को हम डालेंगे, लेकिन इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है ज़्यादा। क्यों नहीं है उसके पीछे की मैकेनिज़्म हम देखते हैं कि इनकी जो इन्वेंशंस थी वो आज के ज़माने में ओपन क्यों नहीं है, एक्सप्लिसिट क्यों नहीं है, वो हम देखते हैं इसमें। स्टीफन ग्रे ने अपने, इनका बर्थ टाइम है, उस टाइम पर अपने लाइफ में बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। थोड़ा अगर इनकी हिस्ट्री की बात करें तो एक इंग्लैंड में एक जगह है कैंटरबरी के नाम से, कैंटरबरी के नाम से, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, कैंटरबरी में। और कहा जाता है कि ये डायर थे, डाई करते थे। एक्चुअली इनकी फैमिली का जो ऑक्यूपेशन था वो ये था कि ये कपड़ों पे डाई करते थे, और काफ़ी गरीब फैमिली से, पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन एक्चुअली माइंड था इनके पास, अच्छे से यूज़ करते थे अपने दिमाग को, और फिजिक्स में और बाकी सब साइंस के सब्जेक्ट्स में इनकी रुचि थी। तो इनका रुझान था कि मैं और भी पढ़ूँ। सो किसी तरीके से बस इन्होंने मेहनत की और स्कॉलरशिप पा कर के ये गए एक चार्टर हाउस में। आप अगर नाम सुनोगे चार्टर हाउस के बारे में इंग्लैंड के, सो चार्टर हाउस एक्चुअली एक स्कूल का नेम है वहाँ पर, जो डे स्कूल के नेम से फेमस है इंग्लैंड में। तो चार्टर हाउस में एक्चुअली काफ़ी मशक्क़त के बाद इनको एडमिशन मिला वहाँ पे। मशक्क़त क्या, इनके जो फ्रेंड्स थे, क्योंकि काफ़ी पहले से ही दिमाग तेज़ चलता था इनका, तो इनके जो फ्रेंड्स की कम्युनिटी थी वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। तो रिच फैमिली से बिलोंग करती तो उनका हेल्प की, उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प की, और उस वजह से उनको चार्टर हाउस में एडमिशन मिला और पेंशन मिली और स्कॉलरशिप मिली। उसकी वजह से चार्टर हाउस में इनको एडमिशन मिला। ये काफ़ी अच्छी बात थी इनके लिए, क्योंकि अपने दिमाग को काफ़ी अच्छे से यूज़ करते थे और उनको एक मौका मिल चुका था इन्वेंशंस या एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, सिंपली हम ये कह सकते हैं इसमें। सो इनका जो फेमस एक्सपेरिमेंट कहलाता है, जिससे आज की फिजिक्स इवॉल्व हुई है, केमिस्ट्री इवॉल्व हुई है, वो इनका एक्सपेरिमेंट था क्या। एक्चुअली उस ज़माने में ये भी एक बहुत बड़ी बात थी कि हमारे पास खुद के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो कहा जाता है कि ये बहुत खुश होते थे अपने टाइम में कि इनके पास कुछ लेंसेज थे, खुद की कुछ टेलीस्कोप्स थी, खुद के इनके पास लेंसेज थे। तो काफ़ी खुश होते कि मेरे पास ये चीज़ें, इनकी वजह से मैं कि बाकी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करता हूँ, और रुझान है काफ़ी एक्सपेरिमेंट की ओर, क्योंकि गरीब ज़माना था उस टाइम पर, हर एक के पास ये पॉसिबल नहीं था कि आप इंस्ट्रूमेंट्स खरीद सको। ठीक है, तो चलिएगा बात करते हैं इनकी एक्सपेरिमेंट क्या था इनका। एक्चुअली जैसे आइजैक न्यूटन के बारे में एक फैक्ट है कि वो ट्री के नीचे बैठे थे सेब के, और सेब उनके ऊपर गिरा और वो फिर ग्रेविटी वगैरह की खोज उन्होंने वहाँ से की। ऐसे ही ये अपने रूम में थे, ग्रे सर, और क्या उस टाइम पर इनके पास ट्यूब थी, ग्लास ट्यूब। और ग्लास ट्यूब क्यों यूज़ होती थी उस टाइम पर? एक्चुअली इनका जो रूम था, उस रूम में बाहर से मॉइस्चर न आ जाए या एयर ना आ जाए, उसके लिए इनके रूम से बहुत सी ग्लास रोड्स लगी हुई थी। ग्लास रोड किस तरीके से लगी हुई थी, इसका एक जो एग्जिट वाला पोर्शन था वो बाहर की ओर था, और जो दूसरा पोर्शन था वो अंदर की ओर था। तो ये क्या काम करते हैं, जैसे एयर बाहर से अंदर की ओर आए, यहाँ पर कॉर्क लगा देते थे दोनों साइड में या एक साइड में, वहाँ उससे क्या, दोनों साइड में, उससे क्या होता है, अगर आपने कॉर्क लगा दिया है तो बाहर की चीज़ अंदर, अंदर की चीज़ बाहर नहीं जा पाएगी। ये बेसिकली एक इसका फंक्शन था ट्यूब का, नॉर्मल सी बात है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कॉर्क की, सो एक कॉर्क किस इस तरीके से फिक्स थे यहाँ पर कि इनको आप इनके अंदर मूव करा सकते हो। ठीक है, तो कांच की रॉड में कॉर्क फिक्स थे। उन्होंने एक दिन जनरली देखा कि अगर मैं इन कॉर्क को आगे की ओर मूव कराऊं तो होता क्या है, तो ये जो ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, ये आसपास में रखे छोटे छोटे पार्टिकल्स को, किसके पार्टिकल्स को, जैसे कागज़ हो, इवन कागज़ के पार्टिकल्स हो, और भी कपड़े के पार्टिकल्स हो, इवन छोटे छोटे कपड़ा हो, आसपास में कोई कपड़ा लटक रहा हो, उसको ये ट्यूब अट्रैक्ट करने लगती है।
कब अट्रैक्ट करती है? जब इस कॉर्क को इसके अंदर मूव कराते हैं तब। वहाँ से इनके माइंड में आइडिया आया कि अच्छा कि मैं इसको मूव करा रहा हूँ, मूव कराने से यहाँ पर चार्ज इसमें डेवलप हुआ, और उन्होंने क्या काम किया, इसको मूव कराने के लिए किस चीज़ की हेल्प ली? अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के सब्सटेंसेस की इन्होंने हेल्प ली यहाँ, लाइक इन्होंने वुड ली और आयरन ली, आयरन की रॉड ली, उससे इस कॉर्क को आगे की ओर खिसकाया, डिफरेंट काइंड के सब्सटेंसेस से कॉर्क को खिसकाया। और क्या हुआ देखिएगा यहाँ पे इन्होंने क्या काम किया। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इन्होंने सबसे पहले आयरन की रॉड यूज़ की होगी, तो आयरन की रॉड से जब इस कॉर्क को अंदर की ओर खिसकाया तो क्या हुआ, इस कॉर्क के थ्रू जो चार्ज डेवलप हुआ वो चार्ज आयरन की रॉड में को होकर के आयरन की रॉड पे इन्होंने एक आइवरी की, आपने आइवरी का नेम सुना होगा, आइवरी की इन्होंने एक बॉल ज्वाइंट कर रखी थी, इससे अटैच कर रखी थी। उस आइवरी की बॉल पर छोटे छोटे पार्टिकल्स, कागज़ के पार्टिकल्स, लाइट सब्सटेंसेस के पार्टिकल अट्रैक्ट होने लगे, और ये जितनी तेज़ी इसको मूव कराते थे उतनी ही तेज़ी से ये अट्रैक्ट होते थे। यहाँ पर इन्होंने इस आयरन रॉड को डिफरेंट काइंड के सब्सटेंसेस से रिप्लेस किया, और फिर देखा फिर से आइवरी बॉल पर डिफरेंट काइंड्स के लाइट पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ से इनको ये मालूम हुआ कि जो चार्ज यहाँ डेवलप हुआ है इस ट्यूब में, वो चार्ज यहाँ से आइवरी बॉल पर ट्रांसफ़र हो चुका है। ट्रांसफ़र हो चुका है, एक्चुअली यहाँ पर ये वर्ड काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है, ट्रांसफ़र। सो चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र हुआ है, यहाँ से इवोल्यूशन हुआ इलेक्ट्रिसिटी का। बिकॉज हम इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं चार्ज जब मोशन में होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है, वो सोर्स कुछ भी हो कि किसी की वजह से आगे जाए, लेकिन जब चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है उस तरीके की फिनोमिनास को हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। तो वहाँ से इवोल्यूशन हुआ कि केवल स्टैटिक चार्ज ही एग्जिस्ट नहीं करता है कि जो चार्ज डेवलप हुआ वहीं पर रहेगा, नो, चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भी मूव कर सकता है। इनके साथ के फ्रेंड थे इनके, ग्रैबलिन व्हीलर के नेम के, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो स्टीफन ग्रे ने व्हीलर अपने दोस्त के साथ, मित्र के साथ एक इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा बड़ा करके समझाना चाहा। कैसे? उन्होंने क्या काम किया, घर के बाहर जो उनका गार्डन था, जो इनका रूम था उसके बाहर जो गार्डन था, उन्होंने उसमें क्या काम किया, बहुत से लकड़ी के बाँस से लेकर के उन बाँस को आपस में कैसे ज्वाइंट किया, यहाँ से सिल्क की रॉड से ज्वाइंट किया इन्होंने। दो बाँस, एक यहाँ पर एक यहाँ पर बाँस गाड़े। बाँस के और भी कुछ अलग सब्सटेंस भी हो सकता है। बाँस के मैं यहाँ पे बाँस ही ले रहा हूँ क्योंकि वो सब्सटेंस ऐसा था जो कि इंसुलेटर हो। ओके, तो बाँस आप यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हो। सो ये जो बाँस आपस में कनेक्टेड थे, सिल्क रोड से कनेक्टेड थे, सिल्क थ्रेड से कनेक्टेड थे। रस्सी मान सकते हो आप इस चीज़ को। और इस तरीके से बहुत सारे बाँस इन्होंने यहाँ पे ज्वाइंट करे। और क्या काम किया, इनके ऊपर एक धागा लिया, उस धागे को लगभग 80 से लगभग 81 फीट का धागा, ये इन्फॉर्मेशन नेट पर अवेलेबल है। धागा इन्होंने इसके ऊपर को लेकर के एक साइड से ज्वाइंट किया, इसको यहाँ पर बांधा, और दूसरी साइड से, ये ध्यान रखना इसकी जो लेंथ है 80 फीट के अप्रॉक्सीमेटली है, दूसरे साइड से इन्होंने इस धागे पर आइवरी की बॉल लटकाई, आइवरी बॉल। यहाँ पर ये बाँस या इन्होंने इंसुलेटर ही क्यों लिए, वो इसलिए ताकि जो चार्ज डेवलप होगा हमारा वो धरती में न जा जाए और ग्राउंडेड ना हो जाए। ठीक है, वो चार्ज जो भी रहे हमारा ऊपर के सब्सटेंसेस पर भी रहे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर भी क्या लिए हैं, सिल्क की थ्रेड ही लिए हैं ये वाले, ताकि यहाँ से जो चार्ज जाए वो चार्ज नीचे न जा पाए इनके थ्रू। ओके, इसके बाद क्या कहा इन्होंने, ग्लास रोड से लेकर के यहाँ से ग्लास रोड को टच करते हुए इन्होंने इसके ऊपर मूव कराया। और मूव कराने से क्या होगा, ग्लास रोड जब इस थ्रेड से, ये थ्रेड नॉर्मल थ्रेड है, इस थ्रेड से टच होगा, रब होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज डेवलप होगा। और ये चार्ज डेवलप हुआ
वो चार्ज इस थ्रेड के थ्रू आइवरी बॉल पे जा चुका था और आइवरी बॉल फिर से उन्होंने यहाँ पर जो नेम है जो उन्होंने यूज़ किया था वो ब्रास लीफ ब्रास यूज़ की थी उन्होंने। लीफ ब्रास के छोटे छोटे पार्टिकल्स उन्होंने उसके नीचे रखे हुए, पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली आइवरी बॉल से अट्रैक्ट हो गए। वो जितनी तेज़ी से मूव कराते थे रॉड सिल्क ग्लास रॉड को इस थ्रेड के ऊपर, उतनी तेज़ी से ही ये ब्रास लीफ के जो पार्टिकल्स हैं वो अट्रैक्ट होते थे आइवरी बॉल से। एक ये एक्सपेरिमेंट उनका काफ़ी फेमस हुआ उस टाइम पर यूके और आसपास के जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ थी वहाँ पर, कि क्या कि हम ग्लास रॉड को मूव कर एक्चुअली रब करने से जो चार्ज यहाँ डेवलप हुआ होगा वो इतने लंबे थ्रेड से होकर के आइवरी बॉल पर पहुँचा, तो दिस इज़ नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द चार्ज। तो यहाँ पर आबेस जो चार्ज डेवलप हुआ वो चार्ज इस थ्रेड के थ्रू आइवरी बॉल पर गया और उसने अट्रैक्ट करा ब्रास लीफ को। एक एक्सपेरिमेंट ये हुआ इनका। और ध्यान रखने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो इससे भी ज़्यादा फेमस हुआ इनका वो था फ्लाइंग बॉय का। फ्लाइंग बॉय का एक्सपेरिमेंट क्या था उसके बारे में हम बात करें तो फ्लाइंग बॉय का एक्सपेरिमेंट है। एक लगभग 7 से 8 साल के एक बच्चे को उन्हें एक दीवार से छत से सिल्क धागों से रस्सियों से लटकाया। मैं यहाँ पे एक ब्रीफ एक शॉर्ट एक डायग्राम बना लेता हूँ। सो एक पर्सन, मैं इसको पर्सन को कुछ इस तरीके से आप मान सकते हो कि ये पर्सन है, कि कोई ये पर्सन है यहाँ पर और इस पर्सन को इन्होंने यहाँ पे लटकाया। किसकी हेल्प से? इन 4 सिल्क थ्रेड की हेल्प से। और सिल्क की ही क्यों, ध्यान रखना ये छत से एक पर्सन लटका हुआ है, सिल्क से ही क्यों लिया? क्योंकि जो चार्ज डेवलप होगा इस पर्सन पर वो ग्राउंड ना हो जाए, सीलिंग पे ना चला जाए, छत पर ना चला जाए, तो इसलिए इन्होंने क्या लिया यहाँ पर सिल्क रॉड ली। ठीक है, बिकॉज सिल्क एक बैड कंडक्टर होता है, वेरी बैड कंडक्टर होता है। अब इन्होंने क्या काम किया, इस पर्सन को इसके पैर की साइड इसको चार्ज दिया एक स्पेशल काइंड मशीन से। वो मशीन कहलाती है जिसको चार्जिंग मशीन, उसका नेम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एक्चुअली। एक मशीन का नेम है, मैं फ़िलहाल यहाँ पे चार्ज मशीन लिख देता हूँ। उस चार्ज मशीन के थ्रू इसके पैर पे जो चप्पल या जूते जो भी पहन रखे होंगे उसको रब किया, और रब करने से जो चार्ज डेवलप हुआ इस पर्सन पर, उस चार्ज से क्या एक्सपेरिमेंट्स किए गए वो देखिएगा। इस पर्सन से कहा गया कि भाई अपना हाथ लेकर अपना हाथ आगे कीजिएगा, और इसके एक हाथ के आगे इन्होंने एक बुक रखी, बंद करके बुक रखी, इस तरीके से बुक रखी, खोल करके सॉरी। और जो ये बुक रखी थी यहाँ पर खोल करके, इस पर्सन से कहा गया कि अपने हाथ को इस बुक के ऊपर लेकर के आए, टच नहीं करनी है इस बुक को, इस बुक के पेपर के ऊपर लेकर के आइएगा और पेपर के ऊपर अपने हाथ को ऐसे करिए। जैसे एक बुक है, लेट्स से जैसे ये खुली हुई किताब यहाँ है, उसके ऊपर हम हाथ ऐसे रखें और इसको इस तरीके से मूव कराइए। तो हुआ कि उस टाइम पर ये जो पेपर था इसके हाथ के थ्रू ऑटोमेटिकली ही खुलने लगा, इसके हाथ की ओर के डायरेक्शन की ओर आ चुका। इसका साफ सा मतलब क्या था कि ये जो चार्ज इसके पैर के थ्रू इस मशीन के थ्रू चार्ज पैर पे आया, पूरी बॉडी पर आया है, वो चार्ज इसकी पूरी बॉडी में चल करके इसके हाथ पर आया, और हाथ पर ये जो चार्ज आया है उस चार्ज ने अट्रैक्ट किया पेपर को, जिसकी वजह से पेपर फ्लोट हो गया, हवा में उड़ने लगा और बंद हो गया। एक तो ये, और ध्यान रखना ये सारा का सारा डिमॉन्स्ट्रेशन ऑडियंस के सामने हो रहा था, एक्सपेरिमेंट को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा था कौन? स्टीफन ग्रे। और कब की बात है ये बात है लगभग 15 की बात होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है इसमें। ठीक है, तो उस टाइम दूसरा ऑडियंस के सामने एक दूसरा डिमॉन्स्ट्रेशन किया क्या इस एक्सपेरिमेंट का। दूसरा डिमॉन्स्ट्रेशन ये हुआ, इस पर्सन से एक ऑडियंस में से वॉलंटरी पर्सन को बुलाया कि आप आइएगा यहाँ पर, और इस पर्सन को वॉलंटरी कोई भी पर्सन यहाँ पे आया, और इस पर्सन ने इस पर्सन के जो लटक रहा है चार्ज पर्सन है ये,
इसके हाथ को टच करवाया उंगली से कि इसको टच कीजिएगा। टच करतों के साथ ही एक स्पार्कलिंग हुई। जैसे सपोज करो ये हाथ है एक लटके हुए पर्सन का और ये दूसरा हाथ वॉलेंटरी कोई एक नया पर्सन है उसका हाथ है। जैसे इसको टच किया तो टच करने पर चिंगारी पैदा हुई, स्पार्कलिंग हुई। और स्पार्कलिंग होने से जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिमॉन्स्ट्रेशन था उसे ऑडियंस में एक देखा जाए तो अम्यूज़मेंट सा हो गया। सभी चौंक गए कि अच्छा ऐसे कैसे हो गया, इस पर्सन में ये चिंगारी कहाँ से आ गई, आग कहाँ से आ गई ये वाली। और ये काफ़ी इसलिए फेमस भी हो चुका था ये वाला एक्सपेरिमेंट फ्लाइंग बॉय का। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हो किस तरीके से चार्ज को समझा गया उस टाइम पर। ठीक है, बात करते हैं स्टीफन ग्रे जो हैं ये आजकल इतने ज़्यादा फेमस क्यों नहीं हैं स्टीफन ग्रे। ठीक है, ये बहुत दुख की बात है कि स्टीफन ग्रे को थोड़ा भी क्रेडिट थोड़ा मिला, लेकिन इतना क्रेडिट नहीं मिला जितनी उन्होंने मेहनत की एक्सपेरिमेंट्स की। तो ये दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट, एक तो कौन सा वाला मैं यहाँ पर इसको लिखूँगा गिलास रॉड रबिंग वाला, गिलास रॉड रबिंग ऑन थ्रेड, जो एक पहला एक्सपेरिमेंट था। और जो सेकंड जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है फ्लाइंग बॉय वाला। तो ये फ्लाइंग बॉय का जो एक्सपेरिमेंट था और ये एक्सपेरिमेंट था, ये दोनों एक्सपेरिमेंट इन्होंने लिखे अच्छे से और इस एक्सपेरिमेंट का पूरा कंपाइलेशन करके उस टाइम पर जो इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी थी उसको इन्होंने भेजे। एक्चुअली रॉयल सोसाइटी का काम क्या था कि जो भी पर्सन अगर साइंस में इंटरेस्ट रखता है तो उसको भी उसको फंड देते थे उसको पढ़ने के लिए। जैसे आजकल स्कॉलरशिप मिलती है अलग अलग सोर्सेज से कि इस फील्ड में आप काम करिएगा। सिमिलरली उस टाइम पर एक रॉयल सोसाइटी होती थी, अभी भी है फ़िलहाल। तो रॉयल सोसाइटी का काम ये था कि उस टाइम पर जो पर्सन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इवन में रुचि रखते हैं उनको प्रमोट करने के लिए उनकी हेल्प की जाती थी रॉयल सोसाइटी में। तो स्टीफन ग्रे ने अपने फ्रेंड की हेल्प से, उनके फ्रेंड फ्लैम्स्टीड के नेम्स आई थिंक फ्लैम्स्टीड हैं उनके फ्रेंड्स जो थे, उनकी थोड़ी जानकारी थी रॉयल सोसाइटी में, तो उन्होंने वहाँ पर अपने कंपाइलेशन भेजा। कंपाइलेशन जो भेजा वहाँ पर, यहाँ पर एक इंटरेस्टफुल बात ये है और थोड़ी दुख की बात ये भी है। एक्चुअली रॉयल सोसाइटी को उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे, उस टाइम पर प्रेसिडेंट एक बहुत विख्यात पर्सन थे जिनको हम क्या बच्चा जानता है आजकल का, वो प्रेसिडेंट थे आइजैक न्यूटन। ध्यान रखना है, ये अब बात चल रही है जो कंपाइलेशन उन्होंने भेजा था, ये बात चल रही है अप्रॉक्सीमेटली 1730 के आसपास की बात चल रही है। ये 1730 की बात चल रही है। 1730 के लगभग स्टीफन ग्रे ने अपने फ्रेंड जॉन फ्लैम्स्टीड की हेल्प से कहा रॉयल सोसाइटी में कंपाइलेशन भेजा अपने एक्सपेरिमेंट्स का। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे रॉयल सोसाइटी के मुखिया, वे आइजैक न्यूटन थे। हुआ क्या एक्चुअली, जो ये फ्लैम्स्टीड ये पर्सन थे, इनका कहा जाता है कि उस टाइम पर न्यूटन से इनका कुछ तिगड़म काड़ी चल रही थी, डिस्प्यूट चल रहा था न्यूटन का और इनका आपस में कुछ पर्सनल इश्यू होगा कुछ, कि जैसे आजकल हो जाता है अलग अलग कंट्रीज़ में आपस में, जैसे एक पर्सन दूसरे पर्सन से हेट करता है कि किसी वजह से फ़िलहाल पर्सनल इश्यू होगा। हमारा मुद्दा वो नहीं है कि हम वो जाने। सो हुआ क्या उस टाइम पर, क्योंकि आइजैक न्यूटन फ्लैम्स्टीड के डिस्प्यूट में था, उनसे बात नहीं करता था ज़्यादा, उन्होंने क्या काम किया, इन एक्सपेरिमेंट को नेगलेक्ट किया, इग्नोर किया। कौन से एक्सपेरिमेंट को, जो स्टीफन ग्रे ने फ्लैम्स्टीड की हेल्प से रॉयल सोसाइटी में भेजे थे, जिसका प्रेसिडेंट आइजैक न्यूटन थे। उनके एक्सपेरिमेंट आ चुके थे, पढ़े उन्होंने, और बाकी सब लोगों ने भी, जितने वहाँ पे मेंबर्स सब ने पढ़े, लेकिन उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। जो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए था इस एक्सपेरिमेंट की, कि मैंने एक्सपेरिमेंट ये किया, इससे ये इसके आउटकम्स निकले हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। कुछ तवज्जो मिली, उसकी वजह से इनको बाद में एक पुरस्कार भी दिया गया, एक प्राइज़ दिया गया, लेकिन उस हिसाब से, जिस हिसाब से इनकी मेहनत थी, उस हिसाब से रॉयल सोसाइटी ने इनको प्राइज़ नहीं दिया, क्रेडिट नहीं दिया।
लेकिन हुआ क्या, ये जो एक्सपेरिमेंट थे दोनों के दोनों एक काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे पूरे यूरोपियन एरा में। पूरे यूरोपियन जो एरिया था, पूरे यूरोपियन कंट्रीज उन सभी में ये फेमस हो चुके थे। तो रॉयल सोसाइटी ने ये ना मान कर, ये समझ करके कि भाई सबको पता चल गया है और क्रेडिट देना चाहिए हमें, वरना हम पर कि सवाल उठने लगेंगे, तो स्टीफन ग्रे को रॉयल सोसाइटी से लगभग ये बात है 1731 में एक प्राइज़ दिया गया जो काफ़ी फेमस प्राइज़, उसको कॉपले प्राइज़ बोलते हैं। आप नेट पे कॉपले प्राइज़ के बारे में जान के देख सकते हैं। कॉपले प्राइज़ उस टाइम, जैसे नोबेल प्राइज़ तो अभी ये 1901 में स्टार्ट हुआ। जो नोबेल प्राइज़ है जो एक्चुअली साइंस में या पीस में किसी पर्सन को मिलता है कुछ बड़ा करने के बाद, वो 1900 में जैसे नोबेल प्राइज़ मिलता, उस टाइम पर कॉपले प्राइज़ प्रोवाइड कराया जाता था उन पर्सन्स को जो पर्सन साइंस में कुछ इवॉल्व इन्वेंट करते थे या कुछ नया बताते थे, तो उनको कॉपले प्राइज़ दिया गया। लेकिन उस हिसाब से उनके को क्रेडिट नहीं दिया गया जिस हिसाब से उनकी मेहनत थी, एक्सपेरिमेंट्स थे। यहाँ तक कहा जाता है, एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन नेट से ही अवेलेबल है, मैं फिर से बोलता हूँ, या कोई क्लेम ना करें इस वाली बात के लिए, कि जो उनके एक्सपेरिमेंट को कुछ जो रॉयल सोसाइटी के जो पर्सन थे उन्होंने एक तरीके देखा जाए तो छीन लिया था और अपना क्रेडिट देकर के एक्सपेरिमेंट हमने किए हैं तब डेमॉन्स्ट्रेट किया करा था, ये भी माना जाता है। अब ये बात में कितनी सच्चाई है ये मुद्दा अलग है। फिलहाल 1731 में जिनको कॉपले प्राइज़ मिला, और कहा जाता है कि 1733 में इनकी डेथ भी हो चुकी थी स्टीफन ग्रे की। इसी टाइम पर एक फ्रेंच केमिस्ट काफ़ी फेमस हुए जिनका नेम है इनका नेम है, जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, C.F. डुफे। C.F. डुफे या जनरली या इनको चार्ल्स डुफे भी बोल देते हैं। चार्ल्स डुफे ने इस टाइम पर क्या किया था, ये जो स्टीफन ग्रे के एक्सपेरिमेंट्स जो काफ़ी फेमस हो चुके थे, उस एक्सपेरिमेंट को देख करके डुफे ने उस एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया। कौन से एक्सपेरिमेंट को? जो फर्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट था, और बाकी एक्सपेरिमेंट्स को भी जो रॉयल सोसाइटी ने ओपन कर दिए थे स्टीफन ग्रे के नेम से। उन एक्सपेरिमेंट को समझा डीपली, और डुफे ने फिर से उन एक्सपेरिमेंट्स को क्या किया, रिपीट किया, और क्या रिजल्ट्स पाए वो देखिएगा। और यहाँ से स्टार्ट होता है फ्लूइड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ से? डुफे ने इन्वेंट की थी ये थ्योरी। क्या थ्योरी है वो देखिएगा, ध्यान रखना है। ये फ्रेंच के केमिस्ट माने जाते हैं, फ्रेंच के थे, और ये बात है लगभग 1733 की। उस टाइम पर इन्होंने इवॉल्व की टू फ्लूइड थ्योरी। टू फ्लूइड थ्योरी क्या है जो डुफे ने प्रपोज की थी? उन्होंने ये बताया कि जो सब्सटेंसेस होते हैं, चार्ज वगैरह को अच्छे से उन्होंने पढ़ा, जो ये एक्सपेरिमेंट्स में उनके आउटकम्स निकले, और उन्होंने जो सब्सटेंसेस हैं पूरे यूनिवर्स में, उनमें से कुछ सब्सटेंसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। और किस बेसिस पे डिवाइड किया? वो बेसिस क्या था? उन्होंने ये माना कि एक्चुअली जो मेन इनका जो पॉइंट था, फोकस पॉइंट था, वो फोकस पॉइंट अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, चार्ज बॉडी का अट्रैक्शन रिपल्सन के बारे में इन्होंने ज़्यादा इसका अध्ययन किया, स्टडी किया, एनालाइज किया, और इसके बारे में इन्होंने ज़्यादा बताया। क्या कहा इन्होंने वो देखिएगा। इन्होंने कहा कि भाई जो भी कोई बॉडी चार्ज होती है वो दो तरीक़ों से होती है, जिनके वो क्या क्या हैं। सो मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग में फर्स्ट इन्होंने मेथड जो बोला वो बोला बिटरस चार्जिंग और बिटरस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
और दूसरा जो मेथड इन्होंने बताया वो बताया रेजिनियस इलेक्ट्रिसिटी। और इन मेथड के बेसिस पर इन्होंने सब्सटेंसेस को दो टाइप के सब्सटेंसेस में डिवाइड किया, विट्रियस सब्सटेंसेस में और रेजिनस सब्सटेंस। कैसे डिवाइड किया वो देखिएगा। इन्होंने कहा कि जो ये एक्सपेरिमेंट या ये जो इवेंट है कि जब हम गिलास रोड को रब करते हैं किसी से, सिल्क से, ये एक्सपेरिमेंट आपने 12th में पढ़ा है। तो जो गिलास रोड पर जो चार्ज आता है या ये जो फिनोमिना होती है कि गिलास रोड अट्रैक्ट करता है टाइनी पार्टिकल्स को और स्मॉल पार्टिकल्स को, स्मॉल पीसेस को, तो इसको बोला उन्होंने विट्रियस इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। दूसरा, ये जो एम्बर को हम रब करते हैं फर से, जैसे बिल्ली की खाल का, कैट्स फर का एग्जाम्पल देते हैं 12th क्लास में, तो उस टाइम पर जो एम्बर अट्रैक्ट करता है सब्सटेंसेस को, उस प्रोसीजर को इन्होंने बोला रेजिनियस इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे ही रेजिनियस इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल एबोनाइट का है। जब एबोनाइट को हम, एबोनाइट क्या है, एक तरीके की लकड़ी होती है, ठीक है। एबोनाइट को हम जब फर से रब करते हैं, वो भी जो एबोनाइट अट्रैक्ट करता है सब्सटेंसेस को, वो भी रेजोनियस इलेक्ट्रिसिटी प्रोसीजर है। और टू फ्लड थ्योरी क्या कहती है वो देखिए। उन्होंने जनरली ये कहा कि भाई कोई भी जो सब्सटेंस होगा वो चार्ज होगा, कब होगा कि अगर उस पर दो टाइप के फ्लड्स हैं। क्या? कोई भी जो बॉडी होती है उस पर दो टाइप के फ्लड्स अगर हैं तो वो चार्ज करेगी। कौन कौन से देखिएगा। सो अगर कोई बॉडी है, चार्ज बॉडी है, सो अगर उस पर दो टाइप के फ्लड्स, पहले फ्लड का नाम क्या है, विट्रियस फ्लड्स आप कह सकते हो, दूसरा क्या है, रेजिनियस फ्लड्स। तो अगर दोनों फ्लड्स सेम अमाउंट पर हैं, इक्वल अमाउंट में हैं, कौन कौन से, एक तो विट्रियस फ्लड एंड नेक्स्ट कौन सा, रेजिनियस फ्लड चार्ज बॉडी पर, सॉरी नॉर्मल बॉडी पर, तो ये बॉडी न्यूट्रल कहलाएगी। ये पोस्टुलेट है टू फ्लड थ्योरी की। और अगर किसी बॉडी पर एक लेट्स से कि स्मॉल अमाउंट में विट्रियस लिक्विड है और ज़्यादा अमाउंट में क्या है, रेजिनियस लिक्विड है, तो ये बॉडी एक डिफरेंट टाइप की बॉडी कहलाएगी। वो कौन सी कहलाएगी अभी देखते हैं। और जो अगर इसका उल्टा हो कि विट्रियस ज़्यादा है और रेजिनियस कम है, तो दूसरी टाइप की बॉडी कौन सी कहलाएगी वो देखेगा यहाँ पर। सो अगर विट्रियस कम है और रेजिनियस ज़्यादा है तो ये बॉडी कहलाएगी आपकी नेगेटिव चार्ज बॉडी। ये उन्होंने खुद ही माना। नेगेटिव चार्ज बॉडी किसको माना उन्होंने, कि जिस पर विट्रियस लिक्विड, विट्रियस फ्लड का जो वैल्यू है, अमाउंट है, जो मैग्नीट्यूड है, वो क्या है, कम है, वो नेगेटिव चार्ज है। और जिस पर विट्रियस ज़्यादा है वो उन्होंने मानी पॉजिटिव चार्ज। इसी वजह से जैसे आप जानते हो कि ग्लास रोड को जब हम सिल्क से रब करते हैं तब ग्लास रोड पर एक्चुअली आज की फिजिक्स के अकॉर्डिंगली, आज की साइंस के अकॉर्डिंगली ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आता है। यस, ठीक है। तो ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज हो जाती है इलेक्ट्रॉन को एक्चुअली लॉस करके। सो इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोला गया, विट्रियस इलेक्ट्रिसिटी बोला गया। क्योंकि विट्रियस इसलिए बोला गया क्योंकि ग्लास रॉड पर क्या है, विट्रियस ज़्यादा है, विट्रियस फ्लड ज़्यादा है, इसलिए ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही एम्बर के साथ क्या होता है, जब एम्बर को हम फर के साथ रब करते हैं तो एम्बर पर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, एम्बर पर नेगेटिव चार्ज आता है, ग्लास पर पॉजिटिव आता है। ऐसे ही एवोनाइट पर भी नेगेटिव चार्ज आता है। इसीलिए इस प्रोसेस को रेजिनियस इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाए, किसका अमाउंट ज़्यादा है, किसका अमाउंट ज़्यादा, रेजिनियस लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा है, फ्लड का अमाउंट ज़्यादा है। इसीलिए एम्बर और एवोनाइट जिस प्रोसेस से चार्ज होते हैं उस प्रोसेस को रेजिनियस इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। सो टू फ्लड थ्योरी ये है कि विट्रियस और रेजिनियस टाइप के दो फ्लड पाए जाते हैं
अगर ये दो फ्लड सेम अमाउंट में हैं तो दोनों फ्लड आपस में मूव नहीं करेंगे और बॉडी क्या कहलाएगी, न्यूट्रल कहलाएगी। ठीक है। और अगर किसी बॉडी पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर रेजिनस लिक्विड ज़्यादा है और बिट्रस लिक्विड कम है तो उन्होंने उसको क्या कहा, नेगेटिव कहा। फैक्ट था, उन्होंने खुद ही कहा। और पॉजिटिव कब कहा, जब अगर बिट्रस लिक्विड ज़्यादा होगा और ये रेजिनस क्या होगा, कम होगा, तब उसको उन्होंने नेगेटिव कहा। ये थ्योरी अच्छे से समझा पाई अट्रैक्शन और रिपल्सन को सब्सटेंस। कैसे? डुफे ने कैसे कहा, अट्रैक्शन रिपल्सन कैसे समझाया कि अगर लेट्स से किसी बॉडी पर बिट्रस अमाउंट ज़्यादा है, लेट्स से बिट्रस अमाउंट ज़्यादा है और जो रेजिनियस अमाउंट है वो कम है, तो ये दूसरी बॉडी को रिपल करेगी जिस बॉडी पर बिट्रस अमाउंट ज़्यादा होगा और रेजिनियस कम होगा। देखिएगा फिर से क्या, ये बॉडी जो बिट्रस अमाउंट इस पे ज़्यादा है, जिस पे बिट्रस फ्लड ज़्यादा है, वो उस बॉडी को रिपल करेगी जिस पर बिट्रस फ्लड ज़्यादा होगा। बिट्रस फ्लड सेम टाइप का फ्लड ज़्यादा होगा। तो यहाँ से कंसेप्ट एक ये क्लियर हो जाती है क्या, कि सेम टाइप के फ्लूइड रिपल करते हैं यहाँ पे। ठीक है। सिमिलरली अगर दूसरे टाइप का एक्स्ट्रा अमाउंट है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर रेजिनियस, जो दिस इज आर, अगर रेजिनियस लिक्विड ज़्यादा है और बिट्रस कम है, ठीक है, और इसी के साथ क्या है, और अगर ये एक सब्सटेंस ऐसे से बिट्रस ज़्यादा और रेजिनियस कम है तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ध्यान रखना, रिपल्सन में यहाँ पे दो कंडीशन है। अगर ज़्यादा वाले मैक्सिमम फ्लूइड वाली दो बॉडीज़ हैं, तो आपस में वो क्या करेंगी, रिपल करेंगी। क्योंकि ज़्यादा फ्लूइड कोई सा भी हो सकता है, वो चाहे सपोज करो कि एक यहाँ पर रेजिनियस है और यहाँ पर बिट्रस, और दूसरी बॉडी पर भी यहाँ पर भी क्या है, रेजिनियस ज़्यादा और बिट्रस ज़्यादा है। इसका उल्टा क्या हो सकता है कि बिट्रस ज़्यादा है, रेजिनियस कम है, बिट्रस ज़्यादा है, रेजिनियस कम है। तो दोनों टाइप की बॉडी क्या करेंगी, रिपल करेंगी, ज़्यादा फ्लड होने से रिपल करेंगी। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आई कि थ्योरी जो फेल हुई वो किस बात पे फेल हुई, वो थ्योरी इस बात पे फेल हुई कि इस थ्योरी ने ये नहीं बताया कि अगर दो बॉडीज़ जिन पर कम लिक्विड है, कम फ्लूइड है, वे आपस में रिपल क्यों करते। जैसे एग्जांपल बताते हैं, सपोज़ कीजिएगा, जैसे अगर हम बात करें इस बॉडी की हम बात करते हैं। सो इस बॉडी में एक लिक्विड क्या है, ज़्यादा विट्रस है एक टाइप का, इस पर भी तो ज़्यादा लिक्विड, ज़्यादा वर्ड का इसमें इंपॉर्टेंस नहीं यहाँ पर, तो ज़्यादा तो दोनों पे है लिक्विड, भले ही यहाँ पर बिट्रस ज़्यादा है, यहाँ पर रेजिनियस ज़्यादा है, ज़्यादा तो फ्लड है ही। तो ये दोनों बॉडी इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करनी चाहिए, रिपल करनी चाहिए। लेकिन आप जानते हो कि इस टाइप की बॉडी क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। तो ये जो कंसेप्ट है ये टू फ्लड थ्योरी से नहीं समझ सकते, हम नहीं समझा पाए डुफे, और इस थ्योरी को फिर ज़्यादा मान्यता नहीं मिली गई। और फिर बाद में एक थ्योरी आई, जो थ्योरी फेमस है फ्रैंकलिन की। उससे पहले हम बात करें बिट्रस सब्सटेंसेस की, तो अगर बिट्रस सब्सटेंसेस में हम लें यहाँ पे ध्यान रखना है, जो सब्सटेंसेस का सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था उनके चार्ज के अकॉर्डिंगली, वो सबसे पहले डुफे ने ही किया था। डुफे साइंटिस्ट ने ही सब्सटेंसेस को इंसुलेटर एंड कंडक्टर में डिवाइड किया था। इवन पॉजिटिव चार्ज सब्सटेंसेस और नेगेटिव चार्ज सब्सटेंसेस में डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ टू फ्लूइड थ्योरी, बिट्रस इलेक्ट्रिसिटी और रेजिनियस इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पर। सो बिट्रस सब्सटेंसेस जो थे वो कौन से थे, और जो रेजिनियस सब्सटेंसेस थे वो कौन से थे। तो आप जानते हो रेजिनियस का यहाँ पे हम सेंस जो लेते हैं नेगेटिव से लेते हैं, और बिट्रस का जो लेते हैं पॉजिटिव से लेते हैं, कि बॉडी जो चार्ज रब करने से जनरली पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, जिस पर लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा होता है, फ्लड ज़्यादा हो, ठीक है, बिट्रस वाला। तो इसमें एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे आप जानते हैं ग्लास रोड है जैसे, और क्रिस्टल हैं किसी सब्सटेंसेस के, और इसी में फिर आपके कुछ जैम्स हो जाते हैं। जैम्स आपने देखे होंगे, जैम्स बूल हो जाता है,
इवन जो हेयर हैं, बाल हैं, वो भी पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं रब करने से। आप गिलास को रब करो, ये पॉजिटिव हो जाता है, क्रिस्टल को रब करते हैं पॉजिटिव, जेम्स पॉजिटिव हो जाते हैं, बूल और जी हेयर, ये सभी क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। तुमको बिट्रस सब्सटेंसेस कहा गया है। ऐसे रेजिनस में क्या है, एम्बर अपने आप में एक रेजिनस सब्सटेंस में आप कैटेगराइज कर सकते हो। ऐसी एक इसमें कोलोन होता है। कोलोन एक अपने आप में एक सब्सटेंस है जो एक रेजिनस एम्बर की तरह एक कोलोनिक सब्सटेंस होता है। और सब्सटेंसेस में अगर इसमें देखा जाए तो जो नेगेटिव होते हैं, फर अपने आप में नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। और भी सब्सटेंस है आप इसमें कैटेगरी, लाइक पेपर देखिएगा नेगेटिव हो जाता है जब इसको रब करते हैं हम कंघे से। और भी सब्सटेंसेस है इसमें जो रेजिनियस। अच्छा रेजिनस क्यों बोल, रेजिनस आप अच्छे जानते हो, रेसिन से सब्सटेंस ये वर्ड बना है, रेसिन। और रेसिन का मतलब क्या होता है, रॉय, धा जिसमें थोड़े से रॉय बाहर निकले होते हैं उसको रेजिन बोलते हैं। जैसे सिल्क भी आप इसमें लिख सकते हो, सिल्क भी क्या होता है, तो रॉय बाहर निकले होते हैं, रेसिन्स बाहर निकले होते हैं। तो उन सभी सब्सटेंसेस ये एम्बर में, कॉलन में, फर में रेसे बाहर निकले होते हैं, दैट्स वाई इनको रेजिनस सब्सटेंस कहा जाता है। और बिट्रस इनको क्यों कहा गया, बिट्रस इसमें बिट्रस ह्यूमर पड़ा है, जो हमारी आँखों में जो लिक्विड होता है, जो आईबॉल और जो रेटिना के बीच में जो लिक्विड है उसको बिट्रस ह्यूमर लिक्विड है। ऐसी बिट्रस सब्सटेंस इनको इसलिए कहा गया क्योंकि बिट्रस का मतलब होता है चमकना, स्पार्कलिंग, एक तरह की शाइनिंग इसको हम बोलते हैं, चमकने को बिट्रस। जैसे गिलास कांच थोड़ा चमकता है, क्रिस्टल्स चमकते हैं, जेम्स चमकते हैं, इवन जो अच्छी ऊन होती है वो चमकती है, और बाल में तो शाइनिंग होती ही है। इस तरीके के सब्सटेंस में थोड़ी शाइनिंग है, उनको बिट्रस बोला गया। इनके पीछे की जो मैकेनिज्म है वो थोड़ी सी ये है, आपको याद रखने में थोड़ी सी इनमें हेल्प रहेगी। नेक्स्ट, और इसमें जो रब हम कर रहे हैं, एक्चुअली आप एक वर्ड पढ़ते हो जिसको हम बोलते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी। ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली एक प्रोसेस है किसी भी बॉडी को रब करके चार्ज बनाने का। सो ये प्रोसेस है बॉडी को चार्ज बनाने का, चार्ज बनाने का प्रोसेस है, तरीका है, एक तरीका, प्रोसेस से लिख देते चलेगा, प्रोसेस है। तो इसको ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी क्यों बोलते हैं, अगर आप ग्रीक लैंग्वेज में देखोगे तो ट्राइबो का मतलब एक्चुअली रब से होता है, इसका मतलब होता है टू रब। सो रब करके इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चार्ज बनाना किसी बॉडी को, ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी एक प्रोसीजर कहलाता है। तो इससे को भी आप जरा ध्यान रखें, ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी कई बार ये बुक्स में या फिजिक्स पढ़ते टाइम पर आता है। सो ये था एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन टू फ्लूइड थ्योरी का। इसके बाद जो साइंटिस्ट आए, फ्रैंकलिन, आप फ्रैंकलिन को भली भांति जानते हैं क्योंकि फ्रैंकलिन एक अपने आप में एक यूनिटी भी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, फंडामेंटल तो नहीं, CGS यूनिट फ्रैंकलिन अपने आप में एक है। तो वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने क्या कहा, ये कब है, टू फ्लड थ्योरी जो डुफे ने प्रपोज की थी, उसके बाद में फ्रैंकलिन ने क्या कहा, उसने कहा कि भाई देखो दो फ्लड नहीं होते हैं, फ्लड केवल एक ही होता है। तो इसको बोलते हैं वन फ्लूइड थ्योरी और यूनिटरी फ्लूइड थ्योरी। वन फ्लूइड थ्योरी फ्रैंकलिन ने प्रपोज की। उसने क्या कहा कि किसी भी बॉडी पर एक ही टाइप का फ्लड होगा, और वो फ्लड कब किस कंडीशन में किसी बॉडी को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाएगा वो देखिएगा। उसने कहा कि अगर किसी बॉडी पे भाई ये फ्लड है और ये फ्लड एक्सेस में है, एक्सेस मतलब अधिकता में है, किसी बॉडी पर अगर एक प्रकार का, एक टाइप का फ्लूइड ज़्यादा है तो ये बॉडी पॉजिटिव कहलाएगी, पॉजिटिव चार्ज कहलाएगी। ये इसकी फर्स्ट पोस्टुलेट थी। और अगर कोई बॉडी है, ये थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं बॉडी के सर्कमफ्रेंस को, तो अगर कोई बॉडी है और इस बॉडी में फ्लूइड, जो पर्टिकुलर फ्लूइड है, इसकी वैल्यू अगर, इसका अमाउंट जो है वो कम है तो ये बॉडी कहलाएगी नेगेटिव। ध्यान रखना है,
अगर ज़्यादा है, एक्सेस में है फ्लूइड, तो पॉजिटिव बॉडी कहलाएगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी कहलाएगी। और अगर ये लिक्विड, ये जो फ्लूइड है वो कम अमाउंट में है, लेसर अमाउंट, डेफिशिएंसी है इस लिक्विड की, फ्लूइड की, तो वो नेगेटिव चार्ज कहलाएगी। और अगर ये लिक्विड है ही नहीं किसी बॉडी पर, तो बॉडी न्यूट्रल कहलाएगी। ये पोस्टुलेट थी वन फ्लूइड थ्योरी की, बिकॉज यहाँ पर एक ही फ्लूइड की बात करी गई, लेकिन यहाँ पर एक्सेस और किसकी बात की गई, डेफिसिट। तो अगर एक्सेस है फ्लूइड की तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर ये डेफिशिएंट में है, डेफिसिट है, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये वन फ्लूइड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की पोस्टुलेट्स थे। इस थ्योरी से काफ़ी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन हो गई थी उस टाइम पर, जो भी वहाँ पे इवोल्यूशन उस टाइम पे साइंस का हुआ था। लेकिन ये थ्योरी भी काफ़ी चल नहीं पाई, क्योंकि आप जानते हो आजकल हम कितनी मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न साइंस में हम जी रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इवन क्वार्क्स, म्यूऑन पार्टिकल की खोज हो चुकी है अब तक तो। लेकिन उस टाइम के उसके अकॉर्डिंगली ये लगभग बात है 17th सेंचुरी की, 18th सेंचुरी के जो लास्ट के जो ईयर्स है तब की बात है ये। उस टाइम के हिसाब से ये काफ़ी इवोल्यूशन, काफ़ी बड़ा इवोल्यूशन था इस चीज़ को बताना भी। फ्लूइड थ्योरी इवन जो कुलाम हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जिन्होंने कुलाम्स लॉ, जो रूल काफ़ी फेमस है, कुलाम्स ने भी फ्लूइड थ्योरी की हेल्प से बहुत सारे चीज़ों को सॉल्व किया। कैसे, उन्होंने ये बताया, एक्चुअली आप जानते हैं, जैसे कुलाम्स लॉ केवल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है चार्ज के बीच, उसके बारे में बताता है, चार्ज के जो बीच में जो फोर्स है एक्चुअली, ठीक है। तो इस थ्योरी के बेसिस पर ही कुलाम्स का जो रूल है वो बना, कुलाम्स ने बताया। अब इस थ्योरी फेल कहाँ हुई फिर ये थ्योरी, वो देखिएगा। ये थ्योरी फेल कहाँ हुई, इस तरीके से फेल हुई। सपोज कीजिएगा एक ऐसी बॉडी जिस पर लिक्विड ज़्यादा अमाउंट में है, जो पॉजिटिव चार्ज है, और एक ऐसी बॉडी जिस पर लिक्विड है ही नहीं, न्यूट्रल बॉडी है। जब हम इनको कांटेक्ट या रब करते हैं तो क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर क्या जाएगा, ये फ्लूइड जाएगा। तो जब ये फ्लूइड जाएगा यहाँ पर, अब इस बॉडी पर जो फ्लूइड होगा कब तक जाएगा, वहाँ लेट्स सी इस बॉडी पर फ्लूइड गया, और फ्लूइड जाने पर हमारे पास दो कंडीशंस है यहाँ पर। क्या कंडीशंस है कि ये फ्लूइड जो इस बॉडी पर जाए, जा करके ऐसा हो सकता है इस बॉडी में कम अमाउंट में रहे, तो उस टाइम पर ही बॉडी बन जाएगी नेगेटिव, अगर ये फ्लूइड थोड़ा कम अमाउंट में जाए इसमें। और अगर यही फ्लूइड इस बॉडी के वॉल्यूम या इस बॉडी के जो सॉलिड बॉडी है, इस बॉडी के अकॉर्डिंगली ज़्यादा रहे, तो ये बॉडी बन जाएगी यहाँ पर कैसी, पॉजिटिव। फिर से देखिएगा, अगर आपके पास एक गिवन बॉडी जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, ये वाला फ्लूइड की बात कर रहे हैं, और उस बॉडी को अगर हम टच करें किसी भी मीन से, किसी न्यूट्रल बॉडी को, तो क्या हो सकता है, वो फ्लूइड उस पर ट्रांसफ़र होगा। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटी हैं कि वो जो फ्लूइड ट्रांसफ़र हुआ है, क्या वो डेफिसिट में है इस बॉडी के लिए, क्या वो एक्सेस में है इस बॉडी के लिए। तो यहाँ पर ये जस्टिफाई करना है कि एक्सेस में, डेफिसिट में है, बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी, रब करने से नेगेटिव चार्ज होगी, ये जस्टिफाई नहीं हो पाया वन फ्लूइड थ्योरी से। और देखा जाए तो चार्ज कैसे जनरेट होते हैं, ये जो बात थी वो वन फ्लूइड थ्योरी की वजह से नहीं समझ सकते हम लोग, तो ये वन फ्लूइड थ्योरी भी ज़्यादा नहीं चल पाई। और दूसरा, फ्रैंकलिन जो है कहाँ फेल हुए, और फ्रैंकलिन ये नहीं बता पाए कि जो इलेक्ट्रिसिटी है एक्चुअली उसका मैग्नेट से, मैग्नेटोस्टैटिक बोल दीजिएगा यहाँ पे, या मैग्नेटिज्म बोल रहा हूँ मैं, मैग्नेटिज्म से कोई रिलेशन है क्या आपस में। क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे मैग्नेटिज्म के, इलेक्ट्रिसिटी के, वो आपस में रिलेट कर पाते थे, लेकिन वन फ्लूइड थ्योरी के अकॉर्डिंगली इनका कोई भी बात नहीं पता चली, ठीक है। तो एक तो ये नहीं बता पाए, ये इनकी एक शॉर्ट बैक थी। और दूसरी बात, ये थ्योरी चल ही रही थी 1824 में, जब ऑरिस्ट्रेट, आपने ऑरिस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, ऑरिस्ट्रेट ने एक्सपेरिमेंट किया क्या कि जब किसी वायर में हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और जो मैग्नेट रखी हुई है, मैग्नेट नीडल रखी हुई है, एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर जाती है।
सो यहाँ पर करंट की फ्लो होने से मैग्नेट पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड या मैग्नेट पे आपस में कुछ रिलेशन है, ठीक है। सो ये वाली बात जो वन फ्लड थ्योरी नहीं बता पाई थी, वो उसके अकॉर्डिंगली क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक दोनों आपस में आइसोलेट अलग थे। लेकिन जब ऑरस्ट्रेट ने एक्सपेरिमेंट किया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटोस्टैटिक आपस में रिलेट करते हैं, मैग्नेटिज्म रिलेट करते हैं, मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करती है, ये थ्योरी आपस में ज्वाइंट हो चुके हैं। इस अकॉर्डिंगली, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली अलग थी। इसका मतलब कि ये थ्योरी फेल हो जाती है, गलत है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इसको अगर हम आगे फॉरवर्ड करें तो आपने एम्पियर का रूल पढ़ा ही है, जिसने ऑरस्ट्रेट का जो बचा हुआ काम था वो पूरा कर दिया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्टली मैग्नेट कैसे रिलेट करती, तो आप अच्छे जानते हो। द लाइन ट्रिकल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है किसी रीजन का, इस रीजन में करंट आई फ्लो हो रहा हो, म्यू नॉट टाइम्स होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म रिलेट हो गया था, जो ऑरस्ट्रेट ने वेरी फर्स्ट बताया था। तो इस तरीके से देखा हमने कि फ्रैंकलिन की जो वन फ्लूइड थ्योरी थी वो कैसे यहाँ पे फेल हुई, और इससे पहले जो डुफे की जो टू फ्लूइड थ्योरी थी वो फेल हुई यहाँ पे। अब हम बात करते हैं अपने बेसिक्स क्वेश्चंस पर, जिन क्वेश्चन के लिए कंसेप्ट टॉक की हमने फर्स्ट वीडियो बनाई। वो पहली बात क्या है कि जो डायरेक्शंस है हम यही क्यों मानते हैं, ओके। तो एक ना पचाने वाली बात हम करते हैं यहाँ पर, काफ़ी ये रिडिकुलस सी बात है। जब फ्रैंकलिन ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने और वन फ्लड थ्योरी दी उसने, तो एक्चुअली ये काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी उस टाइम पर वर्ल्ड में कि अच्छा कि वन फ्लड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ऐसे समझ सकते हैं। इवन क्योंकि अट्रैक्शन एंड रिपल्सन तो समझा ही चुका था, उससे पहले डुफे समझा पाया था, और क्या ये वन फ्लड थ्योरी में फ्रैंकलिन भी समझा पाया था। और ये पॉपुलर इसलिए हो चुका था क्योंकि बॉडी जो वन फ्लड थ्योरी के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं हम फ्रैंकलिन की, वन फ्लड थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो बॉडी चार्ज होती है वो कैसे होती है, दूसरी बॉडी का, एक्चुअली कोई बॉडी पे चार्ज नहीं है, अगर ये बॉडी चार्ज हो जाती है, चाहे भले ही पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हम ये मैटर नहीं करता, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो कोई भी, ये बॉडी चार्ज होगी कब, जब इसको दूसरी बाहर से किसी बॉडी से कांटेक्ट कराया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो चुकी थी कि चार्ज जो बनता है खुद अपने आप से नहीं बनता है, वो बाहर से कांटेक्ट करके बनाया जाता है किसी दूसरी बॉडी से, जिसको हम ट्राइबो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो बॉडी पर जो चार्ज है, केवल एक प्रोसेस यही नहीं कि बॉडी के इंटरनल अंदर से ही चार्ज होगा, नहीं, बाहर से भी आप किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। इस वजह से ये थ्योरी काफ़ी फेमस हो चुकी थी और इसने अट्रैक्शन रिपल्सन को तो काफ़ी समझाया ही था, ठीक है। अब मुझे फ्रैंकलिन को लगा कि भाई मेरी थ्योरी चल रही है ठीक ठाक, तो ध्यान रखना है ये ट्रू बात है, और आप इसको विकिपीडिया पे सर्च कर सकते हो। आई थिंक ये डी मैग्नेट जो बुक है डॉक्टर विलियम गिलबर्ट की, उस बुक में साफ साफ वर्डिंग में लिखा हुआ है ये वाली बात, क्या जो बाद में जो मॉडिफाई हुए उनके जो कलेक्शंस, क्योंकि विलियम गिलबर्ट बहुत पहले के फिजिशियन थे और फ्रैंकलिन बाद के, तो वो मॉडिफाई होकर के उसमें लिखा हुआ है क्या कि जो फ्रैंकलिन था वो इस तरीके से सोचता था, थोड़ा फिलोसफिकल थ्योरी के अकॉर्डिंगली, कि भाई मेरी थ्योरी चल रही है, अच्छी चल रही है, अच्छे इनको फीडबैक मिल रही है, तो जो मेरे माइंड की जो थॉट हैं वो पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं। समझिएगा इस वाली बात को, क्या माइंड फ्लो जो है, फ्लो ऑफ माइंड क्या है, वो पॉजिटिव वे में है। पॉजिटिव वे में क्यों है, क्योंकि वो थ्योरी जो उसने दी है वो चल रही है, और जब पॉजिटिव वे में है तो हम ये मानेंगे कि जिस बॉडी पर ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वन फ्लड का होगा उस बॉडी पर हम पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, क्योंकि ध्यान रखना है फिलॉसफी से उसने अपनी फिजिक्स को जोड़ा, साइंस को जोड़ा, क्या, बिकॉज उसकी जो थ्योरी है काफ़ी प्रेवलेंट हो चुकी थी उस टाइम पर, और क्योर दी कि फ्लो ऑफ माइंड पॉजिटिव था उसका, कि अच्छे से काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बात थोड़ी रिडिकुलस लग सकती है लेकिन फैक्ट है। तो उसने ये माना कि अच्छा पॉजिटिव वे में काम कर रहा हूँ,
तो मैं उस बॉडी को पॉजिटिव मानूंगा जिस बॉडी पर एक्स्ट्रा अमाउंट में फ्लड होगा। और आप अच्छे से जानते हो क्या, जब एक्स्ट्रा अमाउंट में एक्सेस में फ्लड होगा तब ही तो वो दूसरी बॉडी पर ट्रांसफ़र होगा। अगर डेफिसिट में होगा तो ट्रांसफ़र कैसे होगा, उसको तो खुद और चाहिए। सो एक्स्ट्रा अमाउंट वाला जो ये फ्लड है, एक्सेस में जो फ्लड है, ये ट्रांसफ़र होगा कहाँ पर, जिस बॉडी पर क्या हो, कम फ्लड हो, डेफिसिट में हो। ठीक है, इसका मतलब क्या, चार्ज फ्लो होगा कहाँ से कहाँ तक, एक्स्ट्रा, जिस पर एक्स्ट्रा फ्लड है मतलब पॉजिटिव चार्ज है, जिस पर वहाँ से फ्लो होगा चार्ज कहाँ पर, जिस पे लेस अमाउंट में फ्लड है, या कह सकते हो हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, बिकॉज वन फ्लूइड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव चार्ज बॉडी है। सो एक्स्ट्रा अमाउंट से लोअर अमाउंट की ओर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ध्यान रखने में क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। ये है पूरी जड़ इलेक्ट्रिसिटी की, जो हम मानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव जो फ्लो है नेगेटिव फ्लो की ओर होता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, पॉजिटिव चार्ज बॉडीज़ जो हैं, उनसे नेगेटिव चार्ज बॉडी की ओर ही इलेक्ट्रिक करंट की हम डायरेक्शन मानते हैं। सो ये जो फैक्ट है, इसके पीछे के जो मैकेनिज्म है, कोई फिजिकल मैकेनिज्म है, कोई एम्पेरिकल स्टडी नहीं है कि हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव पोल से नेगेटिव पोल की ही मानेंगे। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की ही डायरेक्शन को हम क्या मानेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन मानेंगे। उसका बेसिक केवल यहाँ से दिया गया, आर्बिट्रेरी फ्रैंकलिन ने मान लिया कि मैं उस बॉडी को पॉजिटिव मानूंगा इस बॉडी पे ज़्यादा अमाउंट में है, और इस पर कम अमाउंट में फ्लड, उसको नेगेटिव मानूंगा। और नॉर्मल सी बात है, फ्लड एक्स्ट्रा से लोअर में ही जाता है, ये तो कॉमन सेंस, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ से यहाँ फ्लूइड जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लूइड जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। यहाँ से ये फैक्ट बना कि हम इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन जो मानेंगे वो मानेंगे हम क्या, पॉजिटिव बॉडी से नेगेटिव बॉडी की ओर मानेंगे। दैट्स ऑल। सो फर्स्ट फैक्ट तो हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिक करंट का, कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की डायरेक्शन मानते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की ओर नहीं, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, दैट्स वाई उसके हम करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की ओर मानते हैं। सेकंड बात, अगर हम बात करें यहाँ पर कि जैसे शुरू में मैंने जिक्र किया था कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उन्हीं को हम टेस्ट चार्ज लेते हैं। जैसे आपने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, धन परीक्षण आवेश के बारे में पढ़ा होगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही क्यों लेते हैं भाई, नेगेटिव क्यों नहीं लेते? तो इसके पीछे की मैकेनिज्म भी बिल्कुल सेम है कि वही फ्रैंकलिन वाली बात, पॉजिटिव चार्ज से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, नेगेटिव चार्ज से नहीं करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव फ्लो ऑफ माइंड है इस थ्योरी के पीछे। पॉजिटिव फ्लो ऑफ माइंड की ही वजह से उसने पॉजिटिव चार्ज को ग्रेटर अमाउंट में फ्लड के लिए लिया था, इसलिए वहीं की जो एक्चुअली जड़ हम कह सकते हैं इस तरीके को, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लिया जाता है, नेगेटिव टेस्ट चार्ज नहीं लिया जाता। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या कोई बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज इस पर है कुछ ना कुछ, उससे फील्ड लाइंस बाहर की ओर ही क्यों मानते हैं? एक छोटा सा बेसिकली एक कंसेप्ट ये और समझ लेते हैं। अब अच्छे जानते हो, हम टेस्ट चार्ज जो लेंगे वो लेंगे पॉजिटिव ही। अब आप कुलाम्स रूल के अकॉर्डिंगली दोनों आपस में ठीक है रिपल करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज है इनका। अब टेस्ट चार्ज की वैल्यू बहुत कम है, 1 है अप्रॉक्सीमेटली, यूनिट है। एक बड़े चार्ज के पास आपने इसको रखा तो क्या होगा, ये रिपल होगा बाहर की ओर। ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास आपने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है तो ये बाहर की ओर रिपल होगा, इस तरीके से रिपल होगा।
ठीक है। और जब रिपल होगा तो इसका जो रास्ता है, जिस रास्ते में गया है, पाथ है, जिस पाथ को ये फॉलो करता गया है, जिस पाथ पे चला है, वो पाथ को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द पाथ ऑफ द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑन विच इट मूव इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वे रेखाएं, वे काल्पनिक रेखाएं किसी भी आवेशित वस्तु के चारों ओर जिन रेखाओं पर कोई धन प्रेक्षण आवेश चलता है उन्हीं को तो हम वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, वैद्युत बल रेखाएं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फोर्स ऑफ लाइंस, वे लाइंस होते हैं इस पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज चलता है, नेगेटिव नहीं। इसी वजह से यहाँ देखो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज चल रहा है इस डायरेक्शन में, बाहर की ओर जा रहा है, दूर जा रहा है, इसीलिए हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं। बाकी आप बेसिक चीज़ आप जानते हो कि यहाँ रखोगे तो वो इस तरीके से जाएगा, यहाँ रखोगे इस तरीके से जाएगा, परपेंडिकुलरली जाएगा सरफेस से वो। सिमिलरली अगर हम बात करें नेगेटिव चार्ज की, अगर ये नेगेटिव चार्ज है, फिर से रखिएगा, कौन सा रखना है? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही रखना है हमें, यही वाला रखना है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, क्योंकि शुरू में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज माना ही गया है। अब ये क्या होगा? ये अट्रैक्ट होगा कूलम्ब रूल के अकॉर्डिंगली। किस पाथ को फॉलो करेगा अट्रैक्ट होने के लिए? कुछ डिस्टेंस पर रखा है तो इस पाथ को फॉलो करेगा, इसीलिए ये जो पाथ है, जो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का रास्ता है, इसी पाथ को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और आपको दिख रहा है साफ साफ ये अंदर की ओर है नेगेटिव चार्ज को, इसीलिए क्या कहा जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है नेगेटिव चार्ज में वो अंदर की ओर होती है। दैट्स ऑल। सो इसके पीछे की जो मैकेनिज्म एक्चुअली ये है, अगर ये जो टेस्ट चार्ज है ये नेगेटिव माना जाता शुरू से ही, तो ध्यान रखना है क्या होता, ये अगर नेगेटिव होता तो अभी रिपल होता बाहर की ओर, तो ये माना जाता, साफ साफ शब्दों में ये माना जाता कि नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर होती हैं, और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? वो अंदर की ओर होती हैं। ये माना जाता अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव लिया जाता तो। एक्चुअली किसी फिजिक्स के बाकी जो रूल्स है, कंसेप्ट, उनमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मानी जाती। फिलहाल पॉजिटिव माना है तो उसकी फिजिक्स जो हम पढ़ते हैं वो आज है ही। सिमिलरली ऐसे एन पोल और एस पोल में ही माना जाता है कि वहाँ पर जो हम टेस्ट करेंगे वो एन पोल से करते हैं। ये मानते हैं कि यूनिट नॉर्थ पोल जिसकी मोमेंट क्या हो, 1 हो, उससे हम टेस्ट करते हैं जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। और आप अच्छे जानते हो अगर एन पोल यहाँ पर रखा हो, अगर इमेज करें हम कि अगर एन पोल यहाँ रखा है तो वो क्या होगा? ऐसे रिपल होगा, बाहर की ओर होगा, इसलिए एन पोल से बाहर की ओर फील्ड लाइंस निकलती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और एस पोल में अंदर की ओर जाती हैं और इंटरनली इस तरीके जाती हैं। ठीक है, सो ये भी एक कन्वेंशन ही है, कन्वेंशन इसको हम बोल सकते हैं। सो चलिएगा बात करते हैं अब क्वेश्चन की। क्वेश्चन है कि जो डायपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर ही क्यों होती है? इसके हम बात करते हैं। तो इसके लिए चलिएगा मैं यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूँ। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप अच्छे जानते ही हैं, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो और इक्वल डिस्टेंट हो, जिनमें कोई भी दो अल्टरनेटिव कॉन्जिक्यूटिव लाइंस आपस में इक्वल डिस्टेंट पे हो। मीन्स दैट जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये हो, ये हो, ये हो, किन्हीं भी दो फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस सेम हो और आपस में पैरेलल हो गए, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को तो क्या होगा वो देखते हैं। उससे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को आप अच्छे से जानते हैं, उसका फॉर्मूला P = Q इंटू डिस्टेंस होता है। मैं यहाँ पर कन्वीनियंट के लिए D लिख लेता हूँ कि अगर एक आपके पास चार्ज पॉजिटिव है और एक दूसरा चार्ज क्या नेगेटिव चार्ज है, बहुत कम डिस्टेंसेस पे रखे हुए हैं, सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस बहुत कम डिस्टेंसेस पे रखे हुए हैं, तो इस टाइप के आप सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हो।
और इसकी जो क्वांटिटी है जो बताती है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कितनी तेज़ी से घूमेगा या वो कितनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उसको घुमाने के लिए फील्ड में, वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है। बात है यहाँ पर इसकी डायरेक्शन, पी की डायरेक्शन हम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज क्यों लेते हैं, तो बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है इसके पीछे। वो क्या है, आप अच्छे से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, करेक्ट, और जो चार्ज होता है वो चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है एक्चुअली वो स्ट्रेट डिस्टेंस है, जिसको हम बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर। आप इसको बोल सकते हो कि नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज की जो डिस्टेंस है वो एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर हम जो डी को लेते हैं वो वेक्टर लेते हैं, क्यों, यहाँ पर क्या है, स्केलर है। इसका साफ सा मतलब ये हुआ जो डायरेक्शन डी की होगी, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, जो दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है 12, जिसको हम कभी कभी केसेस में ले लेते हैं 12 और 2a, जो दिशा जो डायरेक्शन डी की होगी वही डायरेक्शन पी की होगी, बिकॉज डायरेक्शन डी की पी पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब देखते चलेगा यहाँ पर, अब देखते हैं डी की डायरेक्शन क्या है एक्चुअली। अब आपने क्या काम किया, किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्री छोड़ दिया है। लेट्स से जैसे लेट्स से ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इसका पॉजिटिव पोल मान लीजिएगा, इसका नेगेटिव पोल मान लीजिएगा। जैसे हम इसको फील्ड में फ्री छोड़ेंगे क्या होगा, आप अच्छे से जानते हो ये जो फील्ड आ रहा है वो किसी ना किसी पॉजिटिव चार्ज से ही आ रहा होगा, सोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव होगा, करेक्ट। अब आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दीजिएगा, लेट्स से मैंने यहाँ ये ऐसा ये इस ओरिएंटेशन में रखा शुरू में, क्या होगा यहाँ पर इस पर टॉर्क लगेगा, और अगर ये फ्री है मूव करने के लिए तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली बच्चे जानते हो कूलाम रूल के अकॉर्डिंगली इसका जो नेगेटिव वाला चार्ज है, नेगेटिव वाला चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा सोर्स की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के, और ये पॉजिटिव वाला पार्ट रिपल हो जाएगा सोर्स से दूर, और इसकी ओरिएंटेशन ऑटोमेटिकली ये अट्रैक्ट हो करके यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव पोल जाएगा इसका यहाँ। दैट इज़ क्वाइट सिंपल। अब यहाँ पर ठीक है, और बाय चांस अगर ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है अगर ये फ्री नहीं है, फिक्स आपने कर दिया, लेट्स से यहाँ पर आपने इसको फिक्स कर दिया इस तरीके से, और ये रोटेट करने के लिए लेकिन फ्री है, तब भी क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा घूम करके और पॉजिटिव यहाँ आएगा, रोटेशन इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, अब आप ये देखिएगा, मुझे ये बताइए इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ क्या है। इसकी लेंथ है इस चार्ज से इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस। आप ये भी कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज के बीच की डिस्टेंस है, लेकिन आप जल्दी से आप एक बात ये देख सकते हो, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे आके चिपकाया, तो मान सकते हैं फंडामेंटल्स का यहाँ से शुरू हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो किस डायरेक्शन में है, वो है इस डायरेक्शन में बाहर की ओर। लेंथ मतलब सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस जो है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर है। ध्यान रखना है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर नहीं मानेंगे हम इसको, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसकी लंबाई है, कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसका जो डिस्टेंस है या जो पोजीशन वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है, डिस्टेंस, सॉरी मैं इसको डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो है आपकी कहाँ से, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज है। और जब ये नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, डी की डायरेक्शन है, तो पी की डायरेक्शन भी डी की डायरेक्शन के बराबर ही हो जाएगी, डी की डायरेक्शन ही हो जाएगी। तो ये बेसिक सी कंसेप्ट है कि हम यही क्यों मानते हैं कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर डाइपोल मूवमेंट की, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, सो चलिए इस कंसेप्ट ऑफ को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ब्रीफ और डिटेल आंसर के साथ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।